Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss our first article is The Price of Success. बेसिकली ये हम केरला के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे अपना लो फर्टिलिटी और मॉर्टालिटी रेट्स जल्दी अचीव कर लिए और जो टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है कि हर मदर के इतने ही बच्चे होने चाहिए जो भी है वो 1987 से 1988 तक अचीव कर लिया था और सारी सदर्न स्टेट से भी पहले कर लिया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा मैटरनल मोर्टालिटी रेशो पे? यही रहा कि इन्होंने जैसे लो फर्टिलिटी रेट होने के कारण जिससे अब फ्यूअर बर्ड्स हुए उससे एमएमआर कैलकुलेशंस में स्क्यूनेस आ गया, जो लाइक थोड़े से भी नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं तो उससे एमएमआर ऐसे राइज होता दिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स हैं और ये कोई क्राइसिस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बेसिक एक डेमोग्राफिक ट्रेंड है। कंसर्न्स विद सब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी पर, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे फर्टिलिटी यहाँ गिर गई है तो पॉपुलेशन कम होगी तो इनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। अगर अपकमिंग जब डिलिमिटेशन लगती है तो अगर अपकमिंग डिलिमिटेशन बेसिकली अगर पॉपुलेशन फिगर्स पे लगती है तो इनकी जो ये मतलब सदर्न स्टेट्स वरी कर रही हैं कि इनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी, सीट्स बढ़ेंगी नहीं इनकी इतनी। स्टेजेस क्या होते हैं बेसिक जनरल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के, कि पहले एक स्टेबल पॉपुलेशन होती है, फिर एक रैपिड ग्रोथ आती है, फिर एक लेवलिंग आउट फिर से होता है और फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है, जैसे कि केरला फेस कर रहा है ग्लोबली। साउथ कोरिया भी स्ट्रगल कर रहा है रिवर्स करने में फर्टिलिटी डिक्लाइन इवन विद चाइल्ड बेयरिंग इंसेंटिव्स। क्यों? क्योंकि अब वर्किंग एज पॉपुलेशन वहाँ पे कम है और एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं। हम इस पॉलिसी रिकमेंडेशंस यही हैं कि हेल्थ केयर, फाइनेंसिंग और पब्लिक सपोर्ट सिस्टम्स को प्रायोरिटाइज किया जाए। वुमेन की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स एंड हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में बैलेंस्ड व्यू लाएंगी। तो कंक्लूजन यही है कि इट इज़ नॉट अ मेजर कॉज फॉर अलार्म, बट ये एक डेमोग्राफिक सक्सेस का सिर्फ बाय प्रोडक्ट है। देन टाइम टू सीज द प्रॉमिस ऑफ द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, फाइनलाइज 2008 में। शुरू इसके एफर्ट्स 2005 से हो गए थे। तो अब इस डील का क्या हुआ कि मतलब अच्छी कॉपरेशन हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। इसने मतलब डील ने बेसिकली अलाउ किया कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपस में बात करेंगे, डिफेंस परचेजेस, क्राइसिस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। तो अनफिल्ड प्रोमिसेस कौन से रहे कि डिस्पाइट एक्सपेक्टेशंस थी कि बेनिफिट करेगा दोनों नेशंस को, कि क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन होगा, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम हो जाएगा, मैनी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोमिसेस जो हैं वो अभी भी अनअचीव्ड हैं। लाइबिलिटी इश्यूज मेजर कंसर्न था। तो जैसे कि पहले कहा गया था कि न्यूक्लियर प्लांट जो है वो सेटअप करे जाएंगे या ऐसा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसके बाद इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बनाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट जो एक्ट है उसने सिर्फ ऑपरेटर्स को नहीं बल्कि जो प्लांट सप्लायर्स हैं उनको भी कहा कि वो भी लायबल होंगे डैमेजेस के लिए, जिससे कि यूएस कंपनीज ने इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करने से कतराने लग गए वो। एंटिटी लिस्ट एंड यूएस कंपनी पार्टिसिपेशन, तो ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्शंस जो है इनिशियली एक बनाई गई थी इंडियन एंटिटीज़ की अंडर यूएस एंटिटी लिस्ट, जिसमें कि कुछ 200 बिजनेसेस या जितनी भी थी उनको मतलब करा गया था कि इनके साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे। उसके बाद जब जॉ बाइडेन आए तो उन्होंने कुछ एक कंपनीज कम कर दी थी। नहीं, आई गेस पहले मिस्टर बराक ओबामा ने भी कुछ एक कंपनीज उस टाइम पे वो कर दी थी कि हाँ कुछ हैंडफुल ऑफ कंपनीज उन्होंने हटा दी थी। और उसके बाद जॉ बाइडेन ने भी काफ़ी कंपनीज का वो कर दिया कि मतलब ऐसा जिन कंपनी से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अगर इनके साथ भी हम डीलरशिप करते हैं तो हमें बस इस चीज़ का फ़ायदा रहा, बट जबकि अभी कोई काम ही नहीं हो तो उससे फ़ायदा ही अभी क्या चीज़ हुई फिर। Current developments and changes. Although Biden administration has removed remaining barriers like the entity list, concerns persist about liability and risk mitigation. तो यूएस की जो फर्म्स है वो लाइबिलिटी रिस्क के कारण यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करके राजी नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, तो रशियन कंपनीज ने तो लाइबिलिटी नॉर्म्स को भी नहीं ध्यान रखा, चले उसके बाद भी वो यहाँ पर काम करते रहे। क्यों? एक तो उन्हें ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट मिल रही, अपना इन्फ्लुएंस उनका बढ़ रहा था। उसके बाद जो उनकी रशियन कंपनीज है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो उन्हें एक सोवरन इम्यूनिटी है, उनकी गवर्नमेंट से उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है। अगर कोई भी लाइबिलिटी इशूज आते हैं तो उनकी गवर्नमेंट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी। पॉलिसी रिकमेंडेशंस, तो रिजॉल्विंग लाइबिलिटी इशूज is crucial to attract US nuclear firms, and clearer legal frameworks and risk sharing mechanisms could make participation more viable.
तो यही कंक्लूजन है कि हमें आपस में बैरियर जो है लाइबिलिटी के वो कम करने पड़ेंगे, या मतलब बेसिकली इन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, कम नहीं, इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे कैसे इन पर डिस्कस किया जाए। इनॉग्रल ड्रामा, डोनाल्ड ट्रम्प इज़ लिविंग अप टू हिज थ्रेट्स एंड प्रॉमिसेस। तो बेसिकली जैसे ही अब वो पावर में आए हैं, उन्होंने 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अब वो बन गए हैं आफ्टर इज विक्ट्री इन 2024 इलेक्शन, तो उनका सेकेंड टर्म जो है अब वो शुरू हो गया है। सिग्निफिकेंट एक्शंस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने क्या किए हैं, नियरली 1600 पार्डन मिल गई हैं उन लोगों को जिन्होंने कैपिटल राइट में जो इन्वॉल्व थे। यूएस को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वापस लेने की बात और डब्ल्यूएचओ से वापस लेने की बात हो रही है। जो बर्थ राइट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं कि जिससे आगे होता था कि अगर आप वहाँ जाके रह रहे हो, आपने मैरिज यहाँ से ही मैरिज करके गए, चलो जो भी है, कपल गए हैं ऑन सम वीज़ा बेसिस, और वहाँ जाके अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको बर्थ राइट्स मिल जाते हैं, पर बर्थ सिटीजनशिप मिल जाती है। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, इन्होंने वो कम करने की बात करी है और ताकि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट जो है वो कम हो, तो इससे 14th अमेंडमेंट वो ख़त्म कर रहे हैं अपना। Then significant actions and executive orders proposed 100% tariff on BRICS nations and 25% on Canada and Mexico starting from February 1, posing significant economic implications particularly for India, क्योंकि इंडिया भी तो ब्रिक्स नेशन में है। तो उन्होंने वही कि ब्रिक्स जैसे अगर अच्छा ये डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे, तो वही उन्होंने बात करी है फिर से। Declared a national emergency of the southern border with Mexico and reversed 78 executive orders from Joe Biden's presidency. Then presence of tech leaders of the inauguration. तो टेक मैग्नेट जैसे कि एलन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, ये सब prominently positioned, prompting speculations about their influence in the new administration. Then next we are talking about legal and political challenges. Many of the executive orders are expected to face legal scrutiny, particularly the changes to birthright citizenship. Then next is bipartisanship and congressional relations. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अनलाइक जैसे कि पहले रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो वो बाई पार्टीजन कॉपरेशन करती थी, करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विद अ सिंपैथेटिक सुप्रीम कोर्ट एंड रिपब्लिकन कंट्रोल्ड कांग्रेस मे नॉट प्रायोरिटाइज क्रॉस पार्टी सपोर्ट। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं अनकन्वेंशनल पॉलिसी प्रपोजल्स, जैसे कि अब आइडियाज़ जो है कि हम पनामा कनाल ले लेंगे, ट्रांसजेंडर राइट्स रिवोक कर देंगे, थ्रेटनिंग की डेनमार्क हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, और इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्टर ट्रैवल बैन, ये सब अभी चीज़ें शुरू हो गई हैं। आउटलुक एंड कंसिक्वेंसेस, तो सेकेंड टर्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हैं आर लाइकली टू डीपन पार्टीशन डिविजन्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड एंड डोमेस्टिक सोशल पॉलिसीज आर poised to face significant upheaval as legal battles issue. कंक्लूजन यही है कि चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है बेसिकली। थैंक यू फॉर लिसनिंग।